नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, जिन्हें जीबी शॉ भी कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत नाम है और हमारे लिटरेचर एग्ज़ाम्स जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन भी जीबी शॉ का है। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। जीबी शॉ का पूरा नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक आयरिश राइटर है। इनका जो बर्थ हुआ है वो 26 जुलाई 1856 में पोर्ट बेलो, जो कि आयरलैंड में एक जगह है, वहाँ पर हुआ है। इनकी डेथ की अगर बात की जाए तो 2 नवंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई थी लॉरेंस, जो कि यूनाइटेड किंगडम में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनके बारे में अगर ऐसा कहा जाए कि इनने अपनी पेन को एक शॉर्ट बना लिया था, यानी तलवार के जैसे यूज़ करते थे, और पूरी दुनिया इन्हें जीबीएस के नाम से भी जानती थी। शुरुआत काफ़ी जिद्दी रही थी इनकी एक तरह से। इनकी कहानी शुरू होती है आयरलैंड के डबलिन शहर से, क्योंकि एक सिंपल परिवार से थे और इन्होंने लंदन जाकर एक टेलीफोन कंपनी में बहुत छोटी सी जॉब भी की थी। लेकिन इनका जो मन था वो हमेशा किताबों की ओर और समाज को बदलने की राह पे चलता रहा। ये सोचते थे कि कैसे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जाए। बहुत सारे घंटे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते रहते और दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर जैसे कार्ल मार्क्स के विचारों को ये पढ़ा करते थे। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे प्लेस भी अपने लिखे जो कि समाज को आईना दिखाते थे। द लाफिंग फिलोसोफर, 100 बड़ी से बड़ी जो सीरियस बात है उसको भी काफ़ी मजाकिया अंदाज में प्रेजेंट करते थे, इसीलिए इन्हें द लाफिंग फिलोसोफर भी कहा जाता है। इनका मानना था कि जो आर्ट होती है वो एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सोए हुए समाज को जगाने का साधन है। उन्होंने कहा था, मेरी जो आर्ट है वो सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि लाइफ के लिए आर्ट है। बात करें प्रॉब्लम प्लेस की, जब उस टाइम पे लोग केवल प्रेम कहानियाँ और ऐसी भावनाओं तक सीमित थे अपने प्लेस में, तो शॉ ने कहा कि उन्होंने इसे पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने थिएटर ऑफ आइडियाज़ की शुरुआत की। वो ऐसे नाटक लिखते थे जो समाज की कड़वी सच्चाई जैसे पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन और वॉर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सामने लाते थे। उन्होंने अपने नाटकों को अनप्लीजेंट प्लेस कहा, क्योंकि जितने भी ऑडियंस थे उनको आईना दिखाकर उन्हें बिल्कुल बेचैन कर देते थे। शॉ के बारे में अगर कहा जाए तो दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, और क्योंकि इनके वर्क्स पे काफ़ी फिल्म बनी उसके लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और दूसरे ऐसे व्यक्ति थे बॉब डायलन। इन दोनों को ही बस ऑस्कर और नोबेल दोनों मिला था। इन्हें ऑस्कर मिला था पिग्मेलियन, इनका एक वर्क था उसके लिए। शॉ को एज ए सोशलिस्ट भी हम देखते हैं। ये केवल प्ले नहीं लिखते थे बल्कि फैबियन सोसाइटी, उस टाइम की एक सोसाइटी थी 1884 की, जिसके एक मेंबर थे और चाहते थे कि समाज में बदलाव आए, शांति आए। उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसको भी और आसान बना दिया जाए ताकि हर कोई इसको पढ़ सके। जीबी शॉ ने हमें सिखाया है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर चुप रहने के बजाय उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। शॉ के बारे में कुछ खास बातें हम जान लेते हैं। एज ए सोशलिस्ट इन्हें वर्क किया था। इन्होंने अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है को ख़त्म करने और वोटिंग सिस्टम में बड़े बदलाव के पक्षधर थे। बाकी हम जान ही चुके हैं कि शॉ को लाफिंग फिलोसोफर भी कहा जाता है, और इन्होंने आर्ट फॉर आर्ट शेक नहीं बल्कि आर्ट फॉर लाइफ शेक की बात की थी। ये चाहते थे कि अपना आर्ट जो है वो जीवन के लिए काम आए। इसका जो हमारी आर्ट है उसका जो यूज़ है वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए और लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। प्रॉब्लम प्लेस की शुरुआत भी की थी इन्होंने इंग्लिश प्लेस में प्रॉब्लम प्लेस की शुरुआत की थी, यानी ऐसे प्लेस जो समाज की समस्याओं और बुराइयों पर चोट करते थे। थिएटर ऑफ आइडियाज़ की अगर बात की जाए तो शॉ का मानना था कि जो थिएटर है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं, यानी सेंटिमेंटल थिएटर नहीं है का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे विचारों का केंद्र होना चाहिए, जहाँ समाज के जो पाखंड हैं और उनकी जो कमियाँ हैं उसको उजागर किया जा सके। शॉ के प्लेस की अगर हम बात की जाए तो इन्होंने अनप्लीजेंट प्लेस, और उसके बाद इनका जो कलेक्शन था वो था प्लीजेंट प्लेस का। तो अनप्लीजेंट में इन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे थे और वो बिल्कुल क्रोनिकल हो गए थे, यानी ऐतिहासिक नाटकों बने थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और भी बहुत कुछ। शॉ वॉज ए प्ले राइट, एसेइस्ट, क्रिटिक एंड सोशल थिंकर। तो ये एसेज थे, क्रिटिक थे और सोशल थिंकर भी थे। ही बिलोंग टू ए प्रोटेस्टेंट मिडिल क्लास फैमिली of Ireland, though his parents
वेर ओरिजिनली ऑफ इंग्लिश स्टॉक। ओरिजिनली इनके पेरेंट्स इंग्लिश ही थे। फिर आगे जानते हैं, हिज फादर वॉज एन अनसक्सेसफुल मैन, हाउ एवर हिज मदर वॉज एन टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो इनके जो मदर है उनका म्यूजिक में बहुत ज़्यादा शौक था। ही लर्नड ए लिटिल म्यूजिक फ्रॉम हर, और इन्होंने भी उनसे कुछ म्यूजिक सीखा। केम टू लंडन इन 1876। 1876 में आयरलैंड से लंदन आ गए एंड सेट टू वर्क एज ए नोवेलिस्ट, बट ऑल हिज नोवेल्स फ्लॉप्ड। पहले इनने वर्क किया एज ए नोवेलिस्ट, लेकिन नोवेल्स इनकी ज़्यादा चली नहीं। इन 1884 ही जॉइंड द न्यूली फॉर्म्ड फेबियन सोसाइटी एंड बिकेम इट्स प्रोमिनेंट मेंबर। फेबियन सोसाइटी के ये मेंबर बने। हिज फेबियन एसेज वर इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मिंग सोशलिस्ट ओपिनियन इन ब्रिटेन। ही ऑल्सो wrote a lot of criticism for a number of papers on music and drama। इन्होंने बहुत सारे जो प्रोमिनेंट उस टाइम के जितने भी पेपर्स थे उनके लिए भी काफ़ी वर्क किया। और वहाँ पे एक पेपर था इनका द स्टार नाम से, फरवरी 1889 में इन्होंने वहाँ पे वर्क किया था, और वहाँ पे लिखते थे कॉर्नो डी बेसेटो नाम से अपने वर्क को लिखा करते थे। फिर आगे देखते हैं, शॉ वॉज ए पिक्यूलियर मिक्सचर ऑफ इस्बन एंड वर्चस्ली। ही वॉज ग्रेट इम्प्रेस्ड बाय द नॉर्वेजियंस ड्रामेटिस्ट इब्सन। इब्सन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, जो कि उस टाइम के एक ड्रामेटिस्ट थे। स्पेशली हिज प्ले ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। इब्सन ने अपने जितने भी वर्क्स में सोशल क्रिटिसिज्म को दिखाया था उनसे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जैसे कि डॉल्स हाउस में। डिस्पाइट दैट शॉज आर्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इब्सन। लेकिन फिर भी शॉ के वर्क्स में हम देखते हैं कि इब्सन से थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें हम देखते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, whereas of Ibsen's character were important compared to the ideas in a play, it was completely reverse of Shaw। Shaw के plays में ऐसा नहीं था। As a dramatic critic and a student of Ibsen, Shaw had learned the stagecraft thoroughly। He knew how he could achieve theatrical effect, to which his unique talent of wit, surprise and paradox contributed a lot। अपने प्ले में देखते थे कि कैसे हर एक कैरेक्टर उतना अधिक जो विट है उसके अंदर बुद्धि है और सरप्राइज और पैराडॉक्स, ये सभी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है प्ले में। हर कैरेक्टर को काफ़ी से अच्छे से लिखा करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ही बिलीव्ड इन द लाइफ फोर्स, और वो बिलीव करते थे लाइफ फोर्स में। दैट इज़ दैट द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स इन एवरी जनरेशन ऑन द एवोल्यूशन ऑफ जीनियस अमंग मैन। दिस डॉक्ट्राइन अराउज द hostility of his contemporaries। Besides, he was the first dramatist who realized that the play's reading public was now larger than the theatre going public। Therefore, when he published his plays, he gave them long prefaces, which are amongst as famous as his plays। अपने प्लेज में काफ़ी लंबे प्रीफेस भी लिखा करते थे। Shaw was essentially a dramatist of ideas। He was a satirist, propagandist and social reformer of his time। He got the Nobel Prize for Literature for his St. John in 1925। 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनका सेंट जॉन एक वर्क है उसके लिए। तो मैनी क्रिटिक्स रिगार्ड हिज मैन एंड सुपरमैन द मोस्ट पॉपुलर प्ले। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि इनका जो मैन एंड सुपरमैन जो प्ले है वो काफ़ी पॉपुलर था। हिज वर्क्स आर, अब जानते हैं इनके वर्क्स के बारे में। इनकी जो नोवेल्स थी उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सेजल बायरन्स प्रोफेशंस, जो कि 1886 में आया था। द एडमिरेबल बैशविली 1901 में आया था। ये सभी आपको नोट कर लेने हैं। द इरेशनल नॉट 1880 में आया था। लव अमंग द आर्टिस्ट जो कि 1881 में आया था। एंड अनसोशल सोशलिस्ट जो कि 1886 में आया था। ये इनके इम्पोर्टेंट नोवेल्स थे। अब जानते हैं इनके प्लेस के बारे में। प्लेस की अगर बात की जाए तो द विडोवर हाउसेस, जो कि इनका पहला प्ले था, 1892 में ये प्ले आया हुआ था। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जी.बी. शॉ ने अपने जो प्लेस हैं उनको प्लेस अनप्लीजेंट के अंदर लिखा था पहले, जो कि 1898 में पब्लिश हुआ था। उसमें इनके प्ले थे विडोवर हाउसेस 1892 में लिखा था वो, द फिलेंडरर एंड मिसिस वॉरेन प्रोफेशन। ये तीन इनके जो प्ले थे ये कॉम्बिनेशन था प्लेस अनप्लीजेंट, क्योंकि ये समाज को आईना दिखाते थे। और ये कलेक्शन 1898 में इनका पब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद इनका आया प्लेस प्लीजेंट, जिसके अंदर इनके 4 प्ले थे, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा,
द मैन ऑफ डेस्टिनी और यू नेवर कैन टेल। तो ये इनका जो प्लेस प्लीजेंट वाला जो कलेक्शन था उसके अंदर ये 4 प्लेज आए थे। तो आइए जानते हैं पहले विडोवर हाउसेस के बारे में, जो कि 1892 में आया था। दिस प्ले इज़ एन अटैक ऑन द स्लम लैंडलॉर्डिज्म ऑफ द सोसाइटी एंड अपॉन इंडिविजुअल। इसमें ये अटैक करते हैं ऐसे लोगों पर जो समाज में ज़मींदारी प्रथा को बढ़ाए हुए थे। इट इज़ फार्सिकल इन कंसेप्शन बट ए कॉमेडी इन एक्सक्यूजन। एक तरह की कॉमेडी थी ये, लेकिन बहुत ज़्यादा कटाक्ष करने वाली। इट इज़ अनकम्फर्टेबल एंड राइटली कॉल्ड अनप्लीजेंट बिकॉज नन ऑफ इट्स कैरेक्टर्स इज़ एडमायरेबल। अनप्लीजेंट कहा जाता था इसे क्योंकि सभी जिसको जो कैरेक्टर थे वो कटाक्ष करते थे उस टाइम की व्यवस्था पर। इट्स चीफ कैरेक्टर ट्रेंच अराउजेस नो सिंपैथी। चीफ कैरेक्टर इसका जो ट्रेंच है जिस पे कि कोई भी सिंपैथी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो इनका प्ले था द फिलेंडर, 1901 में आया था। इट इज़ अनदर प्रॉब्लम प्ले इन विच शॉ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ मैरिज एंड इट्स लिमिटेशंस पर्टिकुलरली फॉर वुमेन। विवाह के ऊपर इन्होंने इसमें बात की है और उसके लिमिटेशन के ऊपर बात की है, खासकर औरतों के लिए कितना महत्वपूर्ण बजाता है। द प्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू ह्यूमर, शेवियन ह्यूमर। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है सेवियन ह्यूमर, जो कि एक अलग तरह का कटाक्ष वाला ह्यूमर है, विथ इट्स एक्सपेरेटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। दिस ह्यूमर डज नॉट हर्ट एनी वन बिकॉज इट कंटेंट्स नो मैलिस। विलियम आर्चर कंसिडर्ड इट्स वल्गर। विलियम आर्चर जो कि एक क्रिटिक थे, उन्होंने इसे वल्गर, डल एंड वर्थलेस भी कहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो प्ले है उसकी बात करते हैं हम, मिसिस वॉरेन प्रोफेशन, 1901 में आया था। दिस प्ले इज़ अबाउट प्रोस्टिट्यूशन। ये प्ले इन्होंने लिखा था प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, जो कि उस टाइम की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। शॉ रोड द प्ले इज़ रिटन टू ड्रॉ अटेंशन टू द ट्रूथ दैट प्रोस्टिट्यूशन इज़ कॉज्ड नॉट बाय फीमेल डिप्रेविटी एंड मेल licentiousness but simply by underpaying, undervaluing and maltreating women so shamefully that the poorer of them are forced to resort to prostitution to keep body and soul together। तो इस प्ले में वो बताते हैं कि कैसे जो प्रोस्टिट्यूशन है वो केवल मैन के द्वारा फोर्सेस नहीं है, बल्कि जो वुमेन पुअरनेस है उसका भी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से उन्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्ले देखते हैं उनका। 4th नंबर पे है आर्म्स एट द मैन, जो कि 1901 में आया था। दिस प्ले इज़ एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। इट इज़ अ लाइट हार्टेड प्ले वेयर इन शॉ प्रिक्स द बबल ऑफ फॉल्स रोमांटिसिज्म। ये भी जिसमें आपने पढ़ा होगा चॉकलेट सोल्जर के बारे में, वो इसी प्ले में इन्होंने दिखाया था। नेक्स्ट जो 5th नंबर पे है वो है इंपॉर्टेंट इनका मैन एंड सुपरमैन, 1903 में ये प्ले आया था। दिस प्ले इज़ द मोस्ट एम्बिशियस वर्क ऑफ शॉ विथ ए डेफिनेट फिलोसफी ऑफ हिज लाइफ। उनके लाइफ की जो फिलोसफी थी इस प्ले में उन्होंने अच्छे से दिखाई है। दिस वॉज रिटन एट द सजेशन ऑफ हिज फ्रेंड A.B. वॉल्की। तो उनके एक फ्रेंड थे, उनके सजेशन पे ऐसा कहा जाता है उन्होंने ये प्ले लिखा था। इन विच शॉ illustrated his idea of creative evolution. Man is but the victor in the duel of sex is the idea around which the simple comedy is built. इस आइडिया पे ये कॉमेडी पूरी की पूरी बेस्ड है। फिर आगे देखते हैं। He also developed the philosophy of life force, the force that relay upon man and woman for achieving its end and upon man recognizing himself as an instrument for the creation of something greater than himself. इन सभी प्लेस की समरी भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और यही उनका जो आइडिया था एक सुपरमैन का, वो उन्हें इस प्ले में दिखाया हुआ है। फिर उनका 6th जो प्ले है सेंट जॉन, 1924 में आया था। इट इज़ द लास्ट रिलीजियस प्ले विच वॉज रिटन इमीडिएटली फॉलोइंग जॉन्स कॉनोशिएशन बाय द कैथोलिक चर्च इन 1920। कैथोनाइजेशन में क्या करते हैं कि किसी भी जो व्यक्ति है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसे एक सेंट का दर्जा, संत का दर्जा उसे दिया जाता है। तो इस चीज़ पे ये स्टोरी लिखी गई है। द प्ले हैज़ ऑलवेज बीन पॉपुलर विथ actresses seeking a vehicle for their talents. The action of this play progresses clearly and inevitably towards John's trial.
द प्ले इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ वट मैन काइंड डज टू इट्स जीनियसेस एंड सेंट्स। इसके ऊपर ये प्ले लिखा गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए द एप्पल कार्ट, जो कि 1928 में आया था। इन दिस प्ले सॉ अपसेट द एप्पल कार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने इसमें लोकतंत्र के बारे में बताया है कि कैसे नॉट ओनली डेमोक्रेसी बट रॉयल्टी टू। द प्ले इज सेट इन द पैलेस ऑफ किंग मैग्नस इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी। किंग मैग्नस पे ये स्टोरी जो इनका प्ले था ये बेस्ड है। पीपल डू नॉट पे मच अटेंशन टू द पॉलिटिक्स। पॉवर्टी हैज़ बीन abolished फ्रॉम इंग्लैंड बट द कैबिनेट इज इन रिवोल्ट। द किंग इज presented with an ultimatum, but the king's decision to abdicate and contest election as a private gentleman upsets the apple cart। तो ये सब इसकी स्टोरी है। They cannot permit him to become the virtual dictator of Britain, so they withdraw the ultimatum। तो इसकी समरी भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद इनका आता है मेजर बारबरा 1941 में पब्लिश हुआ था। इट डील्स विद रिलीजियस hypocrisy। फिर पिग्मेलियन 1912 में। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ फोनेटिक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इसके बाद जो इनका प्ले था वो था हार्ट ब्रेक हाउस 1917 में आता है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ब्रोकन फैमिलीज। फिर इनका जो प्ले आता है वो है बैक द मैथुल्सलेयर 1921 में आता है। प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट 1898 में ने पब्लिश किया था। उसके बाद 13 नंबर पे है कैंडिडा, जो कि 1894 में आता है। द मैन ऑफ डेस्टिनी 1897 में। द डेविल्स डिसिपल 1896। सीजर एंड कैलपेट्रा, जो कि 1899 में आया था। कैप्टन ब्रैसबाउंड्स कन्वर्शन, ये भी इनका आया हुआ था प्ले, जो कि 1900 में आया था। फिर आया जॉन बुल्स अदर आइलैंड 1904 में प्ले आया था। ये सभी आपको नोट डाउन कर लेने हैं। द डॉक्टर्स डेलीमा इनका आया था। इट डील्स विद द क्लोजनेस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। 20 नंबर पे आया था इनका एंड्रिकल्स एंड द लाइन 1912 में ही प्ले आया था। फिर इनका आया था ओवर रूल्ड 1912 में। द शूइंग अप ऑफ ब्लैंसो पॉसनेट 1909 में। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट प्ले था वो था गेटिंग मैरिड 1908। फिर इनका जो लास्ट था मिसएलियंस 1910 में प्ले इनका आया हुआ था। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट प्ले है उनके बारे में हम जानेंगे, इसकी समरीज हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें जो भी अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हो उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।